मेरा नाम कोमल है। मैं बहुत खूबसूरत थी, इसलिए छोटी सी उम्र से ही मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। तभी मेरी शादी मेरे पापा ने 17 साल की उम्र में अपने ही दोस्त के बेटे अजीत से करवा दी थी। अजीत मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और जब तक वो जिंदा थे मुझे कभी किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं हुई थी। हमारे ज़िंदगी के 10 साल बड़े ही सुकून से गुजरे थे, लेकिन उनके अचानक देहांत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। उनकी आंखों में मेरा वजूद खटकने लगा था, क्योंकि मेरे साथ मेरा एक 8 साल का बेटा भी था और मेरे देवर और जेठ यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर मुझे अभी और इसी वक्त घर से न निकाला गया तो मेरा बेटा जायदाद का हकदार बनकर खड़ा हो जाएगा। मैंने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से अपने ससुराल कुछ दिन रही। उसके बाद मेरे जेठ ने यह फैसला सुना दिया कि अब मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा, क्योंकि एक जवान औरत का पति के बगैर इस घर में रहना ठीक नहीं। मगर मैं अच्छी तरह जानती थी कि वो यह बात क्यों कह रहे हैं, लेकिन मेरे पास उस घर के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था। मेरा बूढ़ा बाप मर चुका था और मेरा भाई शादीशुदा था। मैं जानती थी कि मेरी भाभी 4 दिन से ज्यादा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। मैं उनके कदमों में गिर गई और फरियाद की कि मुझे इस घर से न निकालें। बेशक मुझे मेरे पति के जायदाद में से कोई हिस्सा मत दीजिएगा, लेकिन मेरे ससुराल वालों को मुझ पर जरा भी रहम न आया और उन्होंने मुझे और मेरे बेटे को उस घर से निकाल दिया। मजबूरन मैं अपने 8 साल के बेटे को गोद में उठाए मैके पहुंच गई। मेरे भाई ने मुझे देखकर सीने से लगा लिया। 2-4 दिन तो भाभी ने भी मेरा खूब ख्याल रखा, लेकिन उसके बाद उन्हें एहसास हो गया कि मैं और मेरा बेटा हमेशा के लिए भाई की जिम्मेदारी बनने वाले हैं, तो उनका रवैया खराब होना शुरू हो गया। मैं घर की बेटी से कब घर की नौकरानी बन गई थी, मुझे खुद भी पता न चला। भाई सारा दिन नौकरी पर होता और भाभी घर का सारा काम मुझ पर डालकर अपने कमरे में आराम करती रहती। मुझे घर के कामकाज से कोई मसला नहीं था, लेकिन जब मेरी भाभी मुझे ताने और अपने किए जाने वाले एहसान जताती तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगता। मेरे भाई का बच्चा और मेरा बेटा तकरीबन एक ही उम्र के थे। भाभी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया, लेकिन मेरे बेटे जतिन को घर में कामकाज के लिए रख लिया और यह बात मुझसे बर्दाश्त न हुई। मैं दिन रात उनकी सेवा कर रही थी और वो मेरे बेटे को शिक्षा तक नहीं दिलवाना चाहती थी। मैंने अपने भाई से जतिन की पढ़ाई के बारे में बात की तो भाई ने जतिन को स्कूल में एडमिशन करवा दिया और यह बात मेरी भाभी से बर्दाश्त न हुई। घर में आए दिन झगड़े की शुरुआत होने लगी। आखिरकार एक दिन तंग आकर मैंने भाई से कह दिया कि आप कोई बड़ी उम्र का आदमी देखकर मेरा उसके साथ शादी कर दें, जो मेरा और मेरे बेटे का सारा खर्चा उठा सके। मेरा भाई भी मजबूर था, वह सारी जिंदगी मेरा खर्चा नहीं उठा सकता था। उसने रिश्ते करवाने वाले आंटी के जरिए मेरे लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया। उम्र तो उस आदमी की 60 साल थी, मगर वह एक बिजनेसमैन था। मेरा बेटा जतिन इस रिश्ते पर राजी नहीं हुआ। वह बहुत उदास था। वह कहता, मम्मी आप दूसरी शादी न करें, वरना मैं यह घर छोड़कर चला जाऊंगा। अपने बेटे को रोता देखकर मैंने दूसरी शादी से इनकार कर दिया था और अपनी भाभी से तंग आकर अपने भाई का घर भी छोड़ दिया और एक छोटे से किराए के घर में जतिन के साथ तन्हा जिंदगी गुजारना शुरू कर दी। जतिन को स्कूल में एडमिशन करवा के मैंने खुद भी उसी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी कर ली और बड़ी मुश्किल से जिंदगी की गाड़ी घसीटने लगी। मैंने विधवा होने के बाद वह वक्त भी देखा जब एक वक्त की रोटी खाती तो 2 वक्त खाली पेट गुजारा करती। कभी कभी मेरे आंखों में यह सोचकर आंसू आने लगते कि जब तक पति का साया मेरे सर पर था मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत थी। मेरे पति के जाते ही दुनिया के असल रंग मुझे नजर आने लगे थे। औरत की जिंदगी की खूबसूरती वाकई उसकी जिंदगी में शामिल मर्द के दम से होती है, और इस बात का एहसास मुझे मेरे पति अजीत के जाने के बाद शिद्दत से होने लगा था। कभी कभी मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए आता तो बहुत दुखी हो जाता। वह नहीं चाहता था कि मैं इस तरह दर दर की ठोकरें खाऊं, लेकिन मुझे भी यह बात गंवारा नहीं थी कि मेरी वजह से उसका शादीशुदा घर खराब हो जाए। मैंने बाहर की दुनिया में कदम रखा तो मुझे दुनिया के सभी रंग नजर आ गए थे और मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी इस जॉब को साथ लेकर कोई न कोई छोटा सा काम शुरू कर देना चाहिए ताकि जिंदगी को सही तरीके से आगे बढ़ा सकूं। वैसे भी जतिन बड़ा हो रहा था और उसकी ज़रूरियात बढ़ रहा था।
मैंने अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा और भाई के दिए हुए पैसों को जमा करके एक छोटी सी दुकान खोली, जहां मैं औरतों के मेकअप वगैरह का सामान बेचने लगी। अजीत के जाने के बाद मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदलने लगा था। मेरी मेहनत और मेरी दुआएं रंग ले आई थी और यह मेरी छोटी सी दुकान बड़ी हो गई थी। मैं खुद भी दुकान चलाती थी और जतिन की पढ़ाई पर भी पूरी ध्यान देने की कोशिश करती थी। कई साल ऐसे ही गुजर गए। मेरा कारोबार चमक गया और मेरी दुकान एक बड़े स्टोर में बदल गई। वक्त के मुताबिक मैंने नई चीजों का इजाफा भी किया और काम करने के लिए विधवा और बेसहारा औरतों को अपने साथ रख लिया। मैं अपने काम से पूरी तरह इत्मीनान थी। तभी एक दिन मेरी दुकान पर मेरा देवर राकेश आया। 8 साल के बाद उसे अपनी आंखों के सामने देखकर अतीत के सारे गम ताज़ा हो गए थे। राकेश को तो पहले इस बात पर यकीन न आया कि मैं जिंदगी में इतनी आगे बढ़ चुकी हूँ और एक चमकते हुए कारोबार की मालिक बन गई हूँ। लेकिन जब उसे एहसास हुआ तो वह शर्मिंदा हो गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा कि बड़े भाई के फैसले के आगे वह सर नहीं उठा सका था, जबकि उसे मेरे और जतिन के दुख का एहसास था। मैंने यह सोचकर राकेश को माफ़ कर दिया कि वह मेरे पति अजीत का भाई है और अजीत अपने छोटे भाई से बहुत मोहब्बत करते थे। राकेश हमारे घर आने जाने लगा था और जतिन से बहुत मोहब्बत करने लगा था। राकेश का बेटा मेरे बेटे जतिन का हम उम्र था। उन दोनों में काफ़ी गहरी दोस्ती हो गई थी। मुझे भी इस बात की खुशी थी कि मेरे बेटे को चचा का प्यार मिल गया है। वह बेचारा तो सारी उम्र रिश्तों के लिए तरस गया था। जतिन अब 16 साल का होने वाला था और उसके अंदर पिछले कुछ दिनों से काफ़ी बदलाव आ गई थी। मैं दुकान से घर आती तो वह मुझे खोया खोया सा नजर आता था। घर से बाहर निकलता तो रात को देर से घर आता था। मैंने घर में काम के लिए नौकरानी रख ली थी। वह मुझे अक्सर कहती कि पता नहीं मैडम जी, जतिन साहब को क्या हो गया है, सारा वक्त अकेले कमरे में बंद रहते हैं। मैं जब भी जतिन से इस बारे में पूछती तो वह कहता कि इम्तिहान करीब है और वह तैयारियों में लगा है। मैंने शुरू से जतिन की अच्छी परवरिश की थी, इसलिए मुझे उसके बिगड़ जाने का डर नहीं था। वैसे भी वो मेरे देवर राकेश के बेटे रोहित के अलावा और कहीं नहीं जाया करता था। जतिन के इम्तिहान में बस कुछ दिन बाकी रह गए थे और आजकल पढ़ाई में वो बहुत ज़्यादा लगा रहने लगा था। मेरा काम भी बहुत बढ़ गया था। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। एक दिन मैं स्टोर से घर लौटी तो चकराकर जतिन के कदमों में ही बेहोश होकर गिर गई थी। वह मुझे देखकर बहुत परेशान हो गया और करीबी क्लिनिक ले गया, जहां पहुंचकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। यह सर्दियों की एक शाम थी, लेकिन फिर भी मेरा सारा वजूद पसीने से डूबा हुआ था। मैं डॉक्टर के क्लिनिक में बैठी थी और जो बात डॉक्टर ने मुझे बताई थी वह सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। यह कैसे मुमकिन था कि मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मैं एक विधवा औरत थी। मेरे पति के देहांत को कई साल गुजर गए थे और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मैं 2 महीने से उम्मीद से हूँ। इस बात ने मुझे लजाकर रख दिया था। मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई, लेकिन डॉक्टर ने इनकार में सर हिला दिया। तब मैं अपनी रिपोर्ट उठाए खामोशी से क्लिनिक से बाहर निकल आई। बाहर मेरा बेटा खड़ा था। मुझे देखकर फिक्र से पूछने लगा, मम्मी सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने क्या कहा? आप अचानक बेहोश कैसे हो गई थी? जतिन के सवालों पर मैं उससे नजरें चुराने पर मजबूर हो गई थी। मैं उसे क्या बताती कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई हूँ, और वह भी उम्र के इस हिस्से में। वह तो मुझे बच्चलन ठहरा देता, जबकि मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया है। मैं अपने पति से बेपनाह मोहब्बत करती थी और पति के देहांत के बाद मेरी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मेरा कोई संबंध था। लेकिन मेरी रिपोर्ट चीख चीख कर बता रही थी कि मेरे पति की जगह कोई और ले चुका है। मेरी आंखों के सामने मेरे मरे हुए पति का वजूद चला आया था। मैं कभी उससे बेवफाई करने का सोच भी नहीं सकती थी, तो फिर किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करना तो बहुत ही अलग बात थी। जतिन के बार बार पूछने पर मैंने उसको झूठ कह दिया कि कमजोरी की वजह से चक्कर आ रहे थे। डॉक्टर ने मुझे आराम का कहा है। मेरी बात सुनकर जतिन नाराज होकर कहने लगा कि जब से पापा का देहांत हुआ है आप अपना ख्याल ही नहीं रखती। अब आप रात को जल्दी सो जाया करें। नौकरानियों के होते हुए भी आपको घर के सारे काम खुद करने होते हैं, फिर नौकरानी रखने का क्या फायदा है? और मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि आप मेरी फिक्र में परेशान रहें। मैं जानता हूँ कि पापा के जाने के बाद
आपको मेरी ज़्यादा फिक्र है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपना ख्याल न रखें। उसकी बात सुनकर मैं दुख से मुस्कुरा दी थी। पहले ही मैं अजीत के अचानक चले जाने पर पूरी तरह टूट चुकी थी और अब सालों बाद इस खबर ने मुझे हिलाकर रख दिया था। अगर उस वक्त जतिन का साथ न होता तो शायद मैं जीने की उम्मीद भी छोड़ चुकी होती। लेकिन कभी कभी मोहब्बत और उम्मीद इंसानों की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध देती है कि उसे सामने वाले की बुराइयां और कोताही नजर ही नहीं आती। शायद मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं जतिन से इतनी मोहब्बत करती थी कि मैं उसकी कमियों को जान ही नहीं पाई थी। मैं जतिन के साथ घर आ गई थी और बार बार यही सोच रही थी कि यह सब कैसे मुमकिन हुआ और मैं दुनिया वालों को अपने बेटे को क्या जवाब दूंगी। इन सब सवालों ने मेरी तबीयत और खराब कर दी थी। मैं सच का पता लगाना चाहती थी और यही सोच रही थी कि किस तरह सच का पता लगाया जाए। दूसरी तरफ मैं जतिन में भी काफी बदलाव महसूस कर रही थी और इस बात ने भी मुझे परेशान कर रखा था। उसके टेस्ट में भी नंबर बहुत खराब आ रहे थे और टीचर्स ने मुझे फोन पर यही बताया था कि आजकल जतिन का ध्यान कहीं और ही है। मैं जतिन के बारे में हर बात अब खुलकर राकेश से कर लिया करती थी, क्योंकि जतिन उम्र के जिस हिस्से में था उसे बाप की जरूरत थी और बाप के चले जाने के बाद मैं चाहती थी कि उसका चाचा ही उसके सर पर सहानुभूति का हाथ रखे और उस पर कड़ी नजर रखे ताकि वह किसी गलत रास्ते पर न चल बैठे। यही सोचकर मैंने अपने देवर को फोन लगाया और उसे जतिन की पढ़ाई के सिलसिले में बात की। तब वो कहने लगा, भाभी आप परेशान ना हो, जतिन पढ़ाई के लिए मेरे ही घर आता है, वह सारा वक्त यहीं गुजारता है। उसकी बात सुनकर मुझे काफी तसल्ली हो गई थी। जतिन भी आजकल मेरी बहुत ज्यादा फिक्र करने लगा था। उसका यूँ मेरी फिक्र करना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा बेटा जवान हो गया था, लेकिन मैं इस प्रेगनेंसी का क्या करती जो मेरे पेट में परवान चढ़ा था। डॉक्टर ने मुझे साफ कहा था कि आप उम्र के जिस हिस्से में हैं, गलती से भी बच्चा अबॉर्शन करवाने के बारे में मत सोचिएगा। इसलिए मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था कि मैं यह पता लगाऊं कि यह बच्चा किसका है। दुकान के अलावा न ही मैं कहीं आती जाती थी, न ही मेरा किसी से कोई ऐसा रिश्ता था। मेरे घर में जतिन के अलावा कोई मर्द नहीं था। मेरे लिए हकीकत जानना बहुत ही मुश्किल था कि यह सब किसने किया होगा। जो कुछ भी हुआ था वह मेरी जानकारी में नहीं था। यकीनन रात के अंधेरे का ही सहारा लिया गया था। यह सोचकर मैंने अपने नौकरानी के आगे एक ऑफर रख दी कि अगर वह एक रात मेरी जगह मेरे बिस्तर पर सो जाए तो मैं उसे 5,000 इनाम दूंगी। वह खुशी खुशी 5,000 की लालच में राजी हो गई। मैंने उसे अपने बिस्तर पर लिटाकर मुंह तक कंबल उड़ा दिया और कहा कि जो मर्जी हो जाए वह यहाँ से नहीं उठेगी। और फिर मैं खुद लॉन की तरफ खुलने वाले कमरे की खिड़की के पास आकर छुप गई। मुझे खुद भी मालूम नहीं था कि मेरे इस तरह करने से मुझे यह पता चलेगा कि नहीं कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन इतना तो मुझे अंदाजा हो गया था कि किसी ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ही मेरे दामन पर दाग लगाया है। काफी देर वहां खड़ा रहने के बावजूद भी कोई हलचल नहीं हुई थी और फिर जब मैंने और रुकने का इरादा तय कर दिया तो अचानक से कमरे का दरवाजा खुला था। तब मैं सांस रोककर कमरे के अंदर का मंजर देखने लगी और यह देखकर मेरी जान निकल गई थी कि आधी रात को मेरे कमरे में कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा आया था, जिसने मुझे कहा था कि वह सारी रात रोहित के साथ गुजारने वाला है। और कुछ देर पहले ही मैंने राकेश को फोन करके इस बात की तसल्ली भी की थी कि वह उसी के घर पर मौजूद है। और फिर जतिन इस वक्त यहाँ क्या कर रहा था? मैं हैरान होकर उसे देख रही थी। वह दबे पांव बिस्तर तक आया था। अब करीब आते ही उसने नौकरानी को अपनी माँ समझकर उसके पैरों को पकड़कर हिलाया था, जैसे चेक कर रहा हो कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ या नहीं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यह सब क्या कर रहा है। कहीं उसी ने तो मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। ऐसा ख्याल आते ही मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होने लगी। मैं एक माँ थी और अपने बेटे के बारे में ऐसी गलत बात कैसे सोच सकती थी। जब जतिन को यकीन हो गया कि नौकरानी यानी कि मैं गहरी नींद में सो रही हूँ, तब उसने आहिस्ता से जाकर मेरी अलमारी में से काफी सारे पैसे निकाल लिए। जतिन की हरकत देखकर मैं बहुत परेशान हो गई थी और खुद को कमरे से बाहर न रोक पाई। मैं तेजी से घूमकर जैसे अपने कमरे के दरवाजे तक पहुंची तो जतिन कमरे से बाहर निकल रहा था। मुझे अपने सामने खड़ा देखकर उसके होश उड़ गए थे। मैंने गुस्से में जतिन से पूछा कि यह सब क्या है और उसकी जेब में हाथ डालकर नोटों की गड्डी निकाली और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा कि मैं तुम पर आंखें बंद करके भरोसा करती थी
और तुमने मेरे भरोसे का ठेस पहुंचाया है। अब सच सच बताओ, ये सब क्या हो रहा है? और तुम आधी रात को यहाँ मेरे कमरे से यह पैसे लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने जिंदगी में पहली बार जतिन के मुंह पर थप्पड़ मारा था। यह थप्पड़ खाकर तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उसने रोते हुए बताया कि मेरे देवर के बेटे रोहित ने उसे नशे की लत में शामिल कर दिया है और इसी नशे के लिए उसे पैसों की जरूरत पड़ती है और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सारी रात अलग अलग किस्म के नशे करता है। जतिन की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। राकेश ने तो मुझे ऐसी कोई बात नहीं बताई थी, जबकि जतिन कह रहा था कि चचा को अपने बेटे की हर हरकत का पता है। और फिर उसने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा था। जतिन कहने लगा कि वो रोज रात को मेरे दूध में नशे की दवा मिलाकर जाया करता था, क्योंकि चचा ने उसे ऐसा करने के लिए कहा था। अगर वह चचा की बात न मानता तो रोहित उसे नशा न कराता। उसकी बात सुनकर मेरा तो दिमाग सुन्न हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि सालों बाद मेरा देवर मेरी जिंदगी में आया भी तो एक नए दुख की दास्तान लेकर। मेरे विधवा होने के बाद भी उसने मुझे कोई सहारा नहीं दिया था। इस बात का मुझे गम नहीं था, लेकिन मेरे जवान बेटे को नशे की लत में डालकर अपने ही घर में चोरी करना सिखाकर जो उसने किया था वो मेरे नजदीक बहुत बड़ा गुनाह था। और मुझे हर रात नशे की दवा देने का जो मतलब था मैं अच्छी तरह समझ गई थी। मुझे अपने पति अजीत की बात याद आई थी, जिसने शादी के शुरू के दिनों में मुझे यह बात समझाई थी कि राकेश की आदत कुछ ठीक नहीं है, उससे दूर ही रहना। लेकिन उस वक्त मैं अजीत की बात को समझ नहीं पाई थी और आज सालों बाद मुझे इस बात का मतलब समझ आया था। राकेश ने एक दफा फिर मेरी हंसती बसती दुनिया को आग लगाने की कोशिश की थी, लेकिन वजह मुझे मालूम नहीं थी। मैंने जतिन को सख्ती से कहा कि वह आइंदा नशे के बारे में सोचेगा भी नहीं और मैं खुद आधी रात को ही राकेश के घर पहुंच गई और उसकी बीवी के सामने ही अपने सारे सवाल पूछने लगी। पहले तो वह गुम रह गया और फिर उसने मुझे सारी हकीकत बयान कर दी। अजीत की मौत के बाद मुझे घर से निकालकर उन लोगों ने हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया था, लेकिन राकेश अपनी अय्याशी की वजह से उस जायदाद को संभाल ना सका और हर चीज बेच दी। बहुत मुश्किल से नौकरी करके वो गुजारा कर रहा था। बाहर से वो लोग अच्छे खासे लगते थे, लेकिन हकीकत अंदर से खोखले हो चुके थे। वो अपने बच्चों की परवरिश भी ठीक तरह से नहीं कर सका था और उसका जवान बेटा नशे जैसी लत में लग गया था। जब राकेश ने मुझे इतने बड़े कारोबार को चलाते देखा तो उसकी नीयत कारोबार के साथ साथ मुझ पर भी खराब हो गई, क्योंकि मैं अब भी बहुत खूबसूरत थी। उसने मेरे बेटे को अपना निशाना बना लिया और उसे नशे की लत में शामिल करके हर रात मेरे साथ जुर्म करता रहा, यहाँ तक कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। उसने सोचा था कि जब मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी तो अपनी बदनामी के डर से शादी के बारे में सोचूंगी और वो खुद मुझसे शादी कर लेगा। इस तरह वो मेरे जमे जमाए कारोबार का मालिक भी बन जाएगा और नशे की वजह से जतिन भी उसके रास्ते का कांटा नहीं रहेगा। राकेश की हकीकत जानकर मेरे होश उड़ गए थे। पहले ही मैंने अपनी जिंदगी में क्या कम तकलीफ उठाई थी, जो अब राकेश मेरे लिए एक नई मुसीबत बनकर खड़ा हो गया था। मैंने उससे कहा कि वह अब यह ख्वाब देखना छोड़ दे कि मुझे मजबूर समझकर वह मुझे इस्तेमाल करेगा और मैं मजबूर होकर इस्तेमाल होती चली जाऊंगी। मैं वहां से निकलकर सीधे पुलिस स्टेशन गई। मैंने राकेश पर मुकदमा दर्ज करवा दिया था और उसके बेटे रोहित पर भी, जिसने मेरे मासूम से बेटे को नशे की लत में लगाया था। वह दोनों बाप बेटा जेल में थे और अपने किए की सजा भुगत रहे थे। भगवान का करम ऐसा हुआ कि मेरी प्रेगनेंसी खुद ब खुद नुकसान हो गया था। उस वक्त के बाद से मैंने कभी दोबारा इस रिश्ते पर भरोसा नहीं किया। आज मैं पलटकर अपनी जिंदगी को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे विधवा होना भी शायद मेरा गुनाह बन गया था। हमारे समाज में एक विधवा औरत को जीने का हक क्यों नहीं दिया जाता? अगर वो अपनी औलाद की खातिर दूसरी शादी नहीं करना चाहती तो उसे इस समाज में इस कदर क्यों जलील और रुस्वा किया जाता है? क्या मुझे उस वक्त अपने बेटे को छोड़कर दूसरी शादी कर लेनी चाहिए थी? क्या शादी के बाद मेरे बेटे को वह प्यार मिलता जिसका वह हकदार था? आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे इन सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा।